तो भैया स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट किस तरीके से है और भैया इसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर बीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो भैया ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये ठीक ऐसा ही आता है जैसा मैंने लिखा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। तो इसको आज की वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन के बाद में सबसे पहले स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट कहता है कि द स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ओवर ए सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द पार्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड दैट सरफेस। तो ये भैया इसका स्टेटमेंट है। तो देखो मुझे समझ में आ चुका है कि आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो सिंपल वर्ड्स में क्या है, स्टोक्स थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को अब भैया हम देखेंगे और इसकी मदद से हम पूरे के पूरे स्टेटमेंट को बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से याद भी नहीं कर पाओगे। तो देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से इस स्टेटमेंट को पूरा का पूरा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ये जो बीच में इंटीग्रल के बीच में जो क्लोज्ड साइन लगता है ना, इसका मतलब है कि कोई सरफेस है और वो पूरी की पूरी क्या है भैया, क्लोज है। तो एफ डॉट डी आर इस तरीके से लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल एस और कर्ल ऑफ एस इंटू डी एस। ये भैया इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है वो दर्शाता है लाइन इंटीग्रल को, यानी कि लेंथ को, केवल एक डायमेंशन को। और अगर हम दो इंटीग्रेशन के साइन लगा देते हैं तो वो फिर दर्शाने लगता है भैया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 2 डायमेंशन को, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम ऊपर जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको बनाते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे कि द सरफेस इंटीग्रल, जो ऊपर लिखा हुआ है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, एफ क्या है भैया, वेक्टर फंक्शन। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन ओवर ए सरफेस, जो यहाँ पे डी एस है वो क्या है, सरफेस एरिया एलिमेंट है। तो टोटल सरफेस क्या होगी, एस होगी, एस पूरी सरफेस, डी एस सरफेस एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू द टोटल लाइन इंटीग्रल। टोटल लाइन इंटीग्रल क्यों, क्योंकि इस क्लोज्ड कर्व ने जो की है उस पूरी जो मतलब जो हमारी सरफेस है ना उसको बाउंड करके रखा हुआ है। तो ये उसके इक्वल होता है लाइन इंटीग्रल के, टोटल लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो वही तो हमने स्टेटमेंट में लिख के रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ से भी थोड़ी सी आप यहाँ से हिंट बस याद रख लीजिए, उसके बाद में आप इसको याद रख पाएंगे और यहाँ से आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो देखो अब हम देखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ की मदद से भी हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे एक एक चीज़। अभी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम एक जो सरफेस है वो कंसीडर करेंगे। इस सरफेस को हमने क्या नाम दिया, एस। क्या है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने ये क्लोज्ड सरफेस मानी हुई है और इस पूरी सरफेस को जिसने एनक्लोज्ड करके यानी कि बाउंड करके रखा हुआ है वो क्या है भैया, वो भैया हमारा ये पूरा क्लोज्ड कर्व है जिसका नाम सी, ठीक है ना भैया। तो ये टोटल कर्व है, एक क्लोज्ड सरफेस हमने कंसिडर करी है जिसको बाउंड किसने करा हुआ है, क्लोज्ड कर्व सी ने। तो देखो किसी भी सरफेस पर जो एक एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। किसके भैया, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, हमेशा 90 डिग्री होता है क्या, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। और ये जो टोटल कर्व है डी आर हम क्या चुनते हैं भैया, एक लेंथ एलिमेंट, क्योंकि हमें टोटल लाइन इंटीग्रल चाहिए है ना भैया, टोटल लाइन इंटीग्रल। तो डी आर 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 कितने डी आर, इनफाइनाइट डी आर होंगे ना भैया टोटल लाइन इंटीग्रल में। इतनी सी जगह में डी आर है तो टोटल डी आर मिलके क्या बन जाएगा, पूरा आर। यानी कि आप बोल सकते हो कि एक छोटे से लेंथ एलिमेंट से टोटल लाइन इंटीग्रल बन जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हम भैया थोड़ी सी कंसिडरेशंस लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या माना हुआ है। तो वही सब कुछ लिख रहे हैं कि एक सरफेस माना हुआ है और एरिया वेक्टर वगैरह है और इसको जो कि एक क्लोज्ड कर्व सी ने बाउंड करके रखा हुआ है, तो वो हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना भी ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में अब जो हमारे पास में टोटल जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो द टोटल लाइन इंटीग्रल। अब भैया वो किसके बराबर होगा, हमारे पास में एरिया वेक्टर क्या है, ए है, ए है ना भैया, एरिया वेक्टर क्या है, ए। तो
क्लोज्ड भी, और इंटीग्रल जो कि है वो पूरा क्लोज्ड करना है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ए है और डी आर जो कि हमारे पास में क्या है, लेंथ एलिमेंट। तो हमारे पास में टोटल जो लाइन इंटीग्रल आ जाएगा वो आ जाएगा ए डॉट डी आर के बराबर। ऊपर लिखा हुआ था हमने एफ डॉट डी आर, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम ए डॉट डी आर लिख देंगे, ठीक है ना। तो टोटल ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे आगे के स्टेप, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम वही लिख रहे हैं कि डिवाइड द सरफेस इनटू 2 पार्ट्स। तो भैया इससे क्या होने वाला है, देखो अगर हम सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टोटल लाइन इंटीग्रल है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट में सरफेस को डिवाइड किया, ऊपर वाली सरफेस S1, नीचे वाली S2, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो S1 सरफेस को जो क्लोज्ड मतलब जो बाउंड करके रखेगा वो कौन भैया, क्लोज्ड कर्व C1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो S2 को कौन बाउंड करेगा, C2 बाउंड करेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर वाले के लिए लेंथ एरिया एलिमेंट कितना होगा भैया, DR1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने DR1 यहाँ पे, सॉरी ये DS1 लिख गया, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर DR1। तो नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा, DR2 आ जाएगा, क्योंकि जो हमने सरफेस उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। तो अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब जो टोटल लाइन इंटीग्रल था ए डॉट डी आर, वो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों सरफेस के लिए जो लाइन इंटीग्रल उसके इक्वल हो जाएगा ना भैया, होगा कि नहीं होगा, जी हाँ होगा। तो उसी को हम लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ए डॉट, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में DR1 यानी S1 सरफेस के लिए, प्लस ऐड करके लिखेंगे तो प्लस, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो ए डॉट DR2। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ तक कितना आ गया, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। तो देखो इसके बाद में भैया सिमिलरली हम अब इसी सरफेस को nth पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भैया, बहुत सारे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इससे होगा क्या, अभी आपको पता चलेगा। तो देखो यदि हम इसको nth पार्ट में डिवाइड कर दें, ये हमने सबसे पहले ऊपर लिख लिया कि हम सरफेस को जो कि बहुत छोटे nth पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब जो टोटल लाइन इंटीग्रल है वो क्या निकलेगा, ए डॉट डी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ए डॉट DR1 प्लस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ए डॉट DR2, है ना। ऐसा ही होगा या नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। और प्लस अप टू डैश डैश इसी तरीके से चलता जाएगा, कहाँ तक, nth पार्ट में डिवाइड करा है तो ए डॉट DRN होगा या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो आप चाहो तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आगे का काम हम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमने जो यहाँ पे ए डॉट DR1 और मतलब जो टोटल लाइन इंटीग्रल है उसको अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है, उसके लिए हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, समेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको समेसन की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे कि समेसन i = 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल C ए डॉट DRI। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप i की वैल्यू, i यानी इंटीजर नंबर, i की वैल्यू आप कितनी 1 रखोगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी a डॉट DR1 जो ऊपर हमने लिख के रखी हुई है ना भैया, तो यही आ जाएगी। और यहाँ पे i की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड टर्म, 3 रखोगे तो इसी तरीके से हर एक टर्म मिलती जाएगी और लास्ट टर्म n भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको समेसन की फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में सरफेस थी उसको अगर हमने nth पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और अभी मैं आपको जो कि है डायग्राम वगैरह की मदद से भी समझाऊंगा। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम इसमें कर दें SI से, SI यानी क्या, जो सरफेस है वो ith पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, क्या भैया ith, या फिर बोल सकते हो कि ith नंबर में डिवाइड हो चुकी है। तो इसको SI से मल्टीप्लाई और SI से डिवाइड। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि अगर आपने सरफेस को ith पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास में जो अंदर जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा किसी सरफेस का वो भैया टेंस टू 0 जाएगा। क्यों जाएगा जी 0? क्योंकि भैया सरफेस बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है और अंदर किस तरीके से डिवाइडेड है पार्ट्स में। देखो
टोटल लाइन इंटीग्रल इसका 0 होगा अंदर, अगर आप ठीक तरीके से बॉक्स को देख सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे देखो 0 नहीं है, यानी कि सरफेस 0 नहीं है, सरफेस बस टेंस टू 0 है, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ 0.001 के समथिंग है, 0 नहीं है, 0.001 के लगभग जो कि इतनी है। तो नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे एन कैप होगा और अंदर जो टोटल लाइन इंटीग्रल है वो भैया कहाँ तक जाएगा, वो भैया 0 हो जाएगा अंदर का। तो हमारे पास में सिर्फ जो बचेगा वो लाइन इंटीग्रल कहाँ पर बचेगा, जो टॉप सरफेस है जिसने बाउंड करके रखा हुआ है ना सरफेस को, केवल वो बचेगा। तो वो भैया इसके फिर कर्ल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट डी आर आई, अब जो टोटल लाइन इंटीग्रल है अंदर का उसको, वो तो भैया नेग्लिजिबल है, तो वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिर्फ जो टोटल लाइन इंटीग्रल बनने वाला है वो सिर्फ भैया बचेगा कहाँ पे, उसके सरफेस पे। तो वो भैया इसके कर्ल के बराबर होता है, दैट इज डेल क्रॉस एन इंटू एन कैप मैंने लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। और डी एस बराबर डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि 2 डायमेंशन डी एक्स और डी वाई। तो भैया इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा जो कि ये प्रूफ हो जाता है। अगर आपको डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं पता तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। खैर आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना